हेलो स्टूडेंट्स, पिछली इकोनॉमिक्स की क्लास में हम हमारे सब्जेक्ट का अर्थ, इसकी परिभाषा है और इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी प्रकृति कैसे है, अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में। अर्थशास्त्र की नेचर कैसे है, प्रकृति मतलब हमारा सब्जेक्ट विज्ञान के रूप में है और दूसरी बार में हम पढ़ते हैं कला के अर्थशास्त्र जो हमारा है वो विज्ञान है या कला, इसकी प्रकृति में ये बातें शामिल आती हैं। विज्ञान के रूप में है या कला के रूप में, मतलब इसका संबंध किससे, इसको विज्ञान माने या कला माने। कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं हमारा अर्थशास्त्र जो है विज्ञान, कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं ये कला, मतलब कुछ कहते हैं आर्ट है, कुछ कहते हैं साइंस है। अब ये विज्ञान है तो क्यों, प्रश्न उठ रहा है ना मन में कि विज्ञान है तो क्यों है। तो सबसे पहले हम विज्ञान का मतलब समझ लें। विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। सबसे पहली बात विज्ञान होने के लिए जरूरी है वो ये है, किसी भी विषय का क्रम से अध्ययन, क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान। तो विज्ञान के अंदर अपन हर चीज को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इस दृष्टि से हमारा अर्थशास्त्र भी क्या है, एक विज्ञान है, क्योंकि इसके अंदर हमारे जितने भी नियम और सिद्धांत बने हुए वो सब क्रम से। जैसे मांग का ही हम उदाहरण लें, पहले मांग का नियम नहीं पढ़ लेते, हम उसको सिस्टम से पढ़ते हैं। वो जो कॉन्सेप्ट है उसका सिस्टम है। पहले हम मांग का अर्थ पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, फिर हम ये पढ़ते हैं कि मांग का और कीमत का आपस में क्या संबंध है, उसके बाद हम बताते हैं मांग का नियम क्या है। तो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी नियम और सिद्धांत हैं वो क्रमबद्ध रूप में लिखे गए, इसीलिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक विज्ञान। दूसरी बात जो विज्ञान होने के लिए जरूरी है, विज्ञान में हम क्या करते हैं, कार्य व कारण के बीच संबंध बताते हैं। कार्य व कारण के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो इस दृष्टि से भी हमारा इकोनॉमिक्स क्या है, एक विज्ञान है, क्योंकि इसके अंदर हम विभिन्न जो घटनाएं हमारी घटित होती है अर्थव्यवस्था के अंदर, वे क्यों घटित हुई है, उसके क्या कारण है, उनके बीच रिलेशन हम बता सकते हैं। जैसे किसी वस्तु की लगातार कीमत बढ़ रही तो हम कहते हैं कि कारण है कि उसकी मांग का बढ़ जाना या उसकी सप्लाई में कमी आ जाना। कोई भी चीज की कीमत कब बढ़ती है, जब जो उपभोक्ता है उसकी मांग बढ़ा देते हैं और बाजार में उसकी पूर्ति कम आती है। तो जितनी भी घटनाएं घटित होती है उनके पीछे कोई न कोई कारण रहता है। कभी हमारा प्रोडक्शन अधिक हो जाता है, कभी कम होता है, तो उसके पीछे भी अनेक कारण है। हमारी इकोनॉमिक्स में कभी तेजी आती है, कभी मंदी का दौर आता है। तो ये तेजी और मंदी क्यों आई, इसके पीछे अनेक कारण होते हैं। तो हमारी इकोनॉमिक्स में जितनी भी घटनाएं घटती है तो हम कारण और कार्य के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि हमारा इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, एक विज्ञान है। तीसरी बात जो विज्ञान होने के लिए जरूरी है वो ये है कि विज्ञान के अंदर हम भविष्यवाणियां करते हैं। भविष्यवाणी हमारी अपनी जो जनरल घटनाएं उनको देखकर हम बता सकते हैं कि भावी समय के अंदर क्या होगा। जैसे किसी वस्तु की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, उसकी सप्लाई बाजार के अंदर कम आ रही, तो हम उस चीज को देखकर पूर्वानुमान बता सकते हैं कि अमुक वस्तु की कीमत भविष्य में भी बढ़ेगी। मतलब हमारे इकोनॉमिक्स में घटने वाली घटनाओं को देखकर हम भविष्य के लिए पूर्वानुमान बता सकते हैं। विज्ञान के अंदर भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे पूर्वानुमान बताते हैं। साइंस से रिलेटेड जितनी बातें उसके अंदर विभिन्न घटनाओं को पढ़ते हैं तो हम उसके अंदर भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम पूर्वानुमान बता सकते हैं। लगातार यदि जनसंख्या बढ़ रही है लगातार, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो पॉवर्टी की रेट है वो कम नहीं होने वाली है, क्योंकि सरकार के पास संसाधन तो सीमित है। तो हम अपने उपलब्ध साधनों, मांग और पूर्ति की दशाओं को देखकर बाजार में क्या सिचुएशन रहेगी उसके बारे में भविष्यवाणियां कर सकते हैं। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि हमारा अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। उसके बाद में देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को विज्ञान होने के लिए जरूरी है कि उसके नियमों की सार्वभौमिक सत्यता, नियमों की
सार्वभौमिक सत्यता, सार्वभौमिक सत्यता होनी चाहिए। हमारे इकोनॉमिक्स के जो नियम है हर स्थान और समय पर खरे उतरते हैं। कैसे? जैसे विज्ञान के उतरते हैं। विज्ञान का नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, यदि मैं आपसे कहूँ किसी भी चीज को ऊपर फेंके तो हमेशा नीचे ही आएगी, ये किस नियम पर आधारित है? पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, हम किसी भी जगह पर जाकर करते हैं, चाहे हम अपने घर पर भी कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आएगी, स्कूल जाते हैं वहां पर कोई चीज ऊपर फेंकी नीचे ही आएगी, किसी दूसरे देश में चले जाए वहां पर भी यदि हम यही कर देखते हैं तो स्पष्ट है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम हर स्थान और समय पर सत्य और खरा उतरता है। इस दृष्टि से यदि हम अपने इकोनॉमिक्स को देखें तो हमारे नियमों में भी सार्वभौमिक सत्यता पाई जाती है। चाहे हम अपनी मांग का नियम देख लें, पूर्ति का नियम देख लें, हमारे उपयोगिता के नियम देख लें या उत्पादन के नियम देख लें। अभी हम इन नियमों की विस्तृत चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, इसके लिए हमारे आगे विभिन्न चैप्टर बने हुए अलग अलग, यहाँ हम कोई नियमों को ही पढ़ना है। मांग का नियम क्या है, पूर्ति का नियम क्या है। जैसे मांग का नियम है कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। यही करते हैं ना, किसी चीज की प्राइस कम होती है तो उसकी ज्यादा इकाइयां खरीदते हैं, और अगर उसकी कीमत ज्यादा होती है तो हम उसकी कम इकाइयां खरीदते हैं। तो अर्थशास्त्र के जितने भी लॉज है, जितने भी इसके रूल्स है, वो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सली सत्य, मतलब किसी भी स्थान पर चले जाएं हमें उनमें ट्रुथ दिखाई देता है, वो सत्य और खरे उतरते हैं। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि हमारा अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। साथ ही हमारे इकोनॉमिक्स को विज्ञान होने के लिए जो पांचवी बात यदि हम कहूँ तो मुद्रा एक सामान्य मापदंड के रूप में हम काम में लेते हैं। विज्ञान के अंदर भी विभिन्न चीजों को मापने के लिए अलग अलग मापदंड निश्चित है, किस चीज को किसमें मापा जाएगा। विज्ञान के अंदर हर चीज के लिए मापदंड है और उनका मेजरमेंट हम उसी के द्वारा करते हैं। हमारे इकोनॉमिक्स के लिए जो आर्थिक मापदंड हमने मान रखे हैं वो मुख्य रूप से मुद्रा में निश्चित करते हैं। मुद्रा में विभिन्न मूल्य निश्चित किए जाते हैं। इसके अलावा हम अपने आर्थिक विकास की जो दरें बताते हैं, कितनी वृद्धि है, कितना विकास हुआ है, उसके लिए विभिन्न इंडेक्स नंबर हम प्रयोग में लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ मानव विकास सूचकांक हमने ले रखा है, और मानव विकास सूचकांक के आधार पर हमें बताते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में हमारी जो पॉपुलेशन है उसने कितनी उन्नति की है, उसके आधार पर हमने कितने विकास कार्य किए हैं। तो मुद्रा रूपी सामान्य मापदंड हमारे पास में, LTI जैसे सूचकांक हमारे पास में, तो इसके आधार पर हमारे पास में मेजरमेंट करने के या मापदंड करने के तरीके निश्चित और स्थिर है। इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि हमारा अर्थशास्त्र क्या है, एक विज्ञान के रूप में है। वापस दोहरा दूं मैं, किसी क्रमबद्ध ज्ञान है हमारे सब्जेक्ट का भी। दूसरा, हम हमारे सब्जेक्ट के अंदर विभिन्न कार्यों और कारणों के भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। तीसरा, हमारे नियम सार्वभौमिक रूप में सत्य हैं, भविष्यवाणियां कर सकते हैं, और मुद्रा रूपी सामान्य मापदंड के रूप में हम प्रयोग में लेते हैं विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों को मापने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अब ये वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान, इसके बारे में इकोनॉमिक्स एक मत नहीं। आगे हम पढ़ेंगे कि वास्तविक है या आदर्शात्मक। यहाँ पर हमने केवल ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि हमारा अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अब कुछ विद्वान कहते हैं कि ये विज्ञान है लेकिन साथ ही क्या है, कला के रूप में। कुछ विद्वान जो इसे कला से संबंधित करते हैं वे अलग तर्क देते हैं। अब हम देखेंगे कला के रूप में कैसे, अर्थशास्त्र कला के रूप में कैसे, कला की देखिए, कला में हम क्या पढ़ते हैं, कारीगरी कैसे होती है। किसी भी कार्य को अपन क्रिएटिव तरीके से पूरा करते हैं, कलात्मक तरीके से पूरा करते हैं, उसको कहते हैं हम कारीगर। जैसे कोई पेंटिंग का मास्टर होता है, कोई राइटिंग का मास्टर होता है, अलग अलग व्यक्तियों की अपनी अलग, कोई मकान बनाने का एक्सपर्ट होता है, कोई कुछ अलग चीज का एक्सपर्ट होता है, कोई खाना बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, कोई पढ़ाने में एक्सपर्ट होते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अलग ही कला होती है। तो किसी भी कार्य को कलात्मक तरीके से करना क्या कहलाता है, कारीगरी। तो इस आधार पर हम हमारे इकोनॉमिक्स को कला भी मानते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो नियम और सिद्धांत बने हुए वो केवल हम सैद्धांतिक रूप से नहीं पढ़ते, हम इसके नियम और सिद्धांत व्यवहारिक जीवन में लागू करते हैं। नियम और सिद्धांत व्यवहारिक जीवन में लागू करते हैं।
व्यवहारिक जीवन में लागू करें। अगर अपन उनको व्यवहारिक जीवन में लागू कर रहे हैं यानी हम कलात्मक तरीके से जी रहे हैं, यानी हमारा अर्थशास्त्र एक कला। फिर दूसरा, इसके नियम और सिद्धांत हैं उनको केवल विशेषज्ञ व्यक्तियों के द्वारा ही प्रयोग में लिया जा सकता है, विशेषज्ञों द्वारा कार्य। हर कोई व्यक्ति इकोनॉमिक्स के रूल और जो लॉज है उनका प्रयोग नहीं कर सकता। उसके लिए क्या होता है, विशेषज्ञों की जरूरत होती है। साधारण व्यक्ति जैसे कलाकार होते हैं वे ही कलात्मक तरीके से कार्य कर पाते हैं, हर कोई व्यक्ति नहीं करता। जैसे कोई ड्राइंग का मास्टर है तो जो उसका मास्टर होगा वो बहुत अच्छे प्रकार से करेगा, उतना कोई साधारण व्यक्ति नहीं करेगा। तो हमारे जो नियम और सिद्धांत है उनका प्रयोग भी कौन करते हैं, विशेषज्ञ व्यक्ति। विशेषज्ञों द्वारा ही इसका सुंदर प्रयोग करने के कारण हम कहते हैं हमारा अर्थशास्त्र एक कला है। फिर इसके जो नियम और सिद्धांत है नीति निर्धारण कार्य में मदद करते हैं। सरकार को नीति निर्धारण कार्य में हमें मदद देते हैं। इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं हमारा सब्जेक्ट एक कला है। हम महंगाई, बेरोजगारी या भूखमरी या इनसे रिलेटेड जितनी असमानताएं हैं, जैसे इनसे रिलेटेड विभिन्न आर्थिक समस्याओं का समाधान या उपाय खोजने का प्रयास भी करते हैं। तो बहुत सारी इकोनॉमिक्स की समस्याओं का समाधान ढूंढने में, हमारे लाभ को अधिकतम करने में या सोशल वेलफेयर लागू करने में भी कौन मदद करता है, हमारी इकोनॉमिक्स। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि हमारा अर्थशास्त्र एक कला है, क्योंकि इसकी सहायता से सरकार नीति निर्धारण कार्य करती है। अनेक चौथा में कहूँ तो आर्थिक समस्याओं का समाधान भी हम अर्थशास्त्र के द्वारा खोज सकते हैं। आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी, महंगाई है, बेरोजगारी है, असमानता है, ये सब क्या है, आर्थिक समस्याएं। डेवलपमेंट अधिक कैसे करें, राष्ट्रीय आय को कैसे बढ़ाएं, प्रति व्यक्ति आय को कैसे बढ़ाएं। तो इन आर्थिक समस्याओं के समाधान में भी इकोनॉमिक्स हमारी मदद करता है। तो इन आधारों पर कहा जा सकता है कि हमारा अर्थशास्त्र एक कला है। तो अब तक हमने इसकी प्रकृति पढ़ी कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला। तो सिद्ध हो चुका है कि हमारा अर्थशास्त्र एक विज्ञान भी है और विज्ञान होने के साथ साथ ये एक कला के रूप में भी हमारे साथ है, क्योंकि हम व्यवहारिक जीवन में अर्थशास्त्र के विभिन्न नियमों और सिद्धांतों को प्रयोग में लेते हैं। इनकी सहायता से सरकार नीति निर्धारण करके विभिन्न आर्थिक समस्याओं का समाधान खोजती है और विशेषज्ञ व्यक्तियों के द्वारा ही इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र के अध्ययन की महत्ता हमारे लिए क्या है। अर्थशास्त्र हम क्यों पढ़ते हैं या अर्थशास्त्र का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार से लाभकारी है। अर्थशास्त्र के अध्ययन की महत्ता, क्या इम्पोर्टेंस है अर्थशास्त्र की हमारे जीवन में। यहाँ हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमारे लिए फायदेमंद कैसे है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता कल्याण का अगर एक उपभोक्ता अर्थशास्त्र के नियमों या सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है, अर्थशास्त्र के नियमों या हम कहें कि उपयोगिता के नियमों के अनुसार आचरण करता है, तो कम से कम व्यय में अधिक से अधिक अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। हमारी आवश्यकताएं अलग अलग प्रकार की होती है, अनिवार्य, आरामदायक, विलासिता की। तो कौन सी आवश्यकताओं को पहले पूरा करें, कौन सी को बाद में, ये हमें निर्णय करना होता है, क्योंकि हमारे पास मुद्रा रूपी साधन सीमित है। तो एक उपभोक्ता यदि उपयोगिता के नियमों को ध्यान में रखे। अब उपयोगिता के नियम क्या होते हैं नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, उपभोक्ता संतुलन वाले चैप्टर में हमारा वही है। तो यहाँ हम केवल यही बात करेंगे कि एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि दिलाने में कौन मदद करता है, हमारा इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स में उसके लिए बने में उपभोक्ता संतुलन से संबंधित नियम और सिद्धांत, मांग के नियम हम इसमें पढ़ते हैं और उस थ्योरी के आधार पर एक उपभोक्ता कम से कम खर्च में अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। दूसरा है उत्पादकों को अधिकतम लाभ।
आपके पापा फैक्ट्री जाते होंगे या कोई न कोई काम पर जाते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या है? अपने लाभ को अधिकतम करना। तो एक प्रोडक्शन करता है या उत्पादक का लाभ अधिकतम कब होगा? जब उसके उत्पादन की लागत तो आए कम और उसको मिले अधिक गुणवत्ता वाला माल। हर व्यक्ति यही चाहता है ना, उसकी लागत कम आए, उसको अधिक से अधिक उत्पादन मिल जाए और वो भी अच्छी गुणवत्ता वाला। तो कब किस सीमा तक उत्पादन करेगा कि उसका लाभ अधिकतम हो, कहाँ उसे उत्पादन करना चाहिए, कहाँ छोड़ देना चाहिए, उनसे रिलेटेड बातों को भी हम किसमें पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में। अगर हम इकोनॉमिक्स में उत्पादन के नियमों के आधार पर पढ़ते हैं और उन नियमों के अनुसार आचरण करते हैं, तो एक उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है। उसके बाद में कार्य के चुनाव में सहायता। एक उत्पादक को कौन सी वस्तु उत्पादित करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, उपभोक्ताओं को कौन सी वस्तुएं उपयोग में लेनी चाहिए, कौन सी वस्तुएं नहीं प्रयोग में लेनी चाहिए, इन सब बातों का निर्धारण करने में भी कौन मदद करता है? अर्थशास्त्र। क्योंकि वो हमें बताता है कि ये जरूरत अगर आपकी अधिक प्रायोरिटी वाली है या अधिक प्राथमिकता वाली है, तो आप पहले उसे पूरा करें। जो आपकी प्राथमिकता में दूसरे नंबर पर है, तो उसे बाद में पूरा करें। उससे रिलेटेड चीज अगर बाद में आती है आपके लिए, तो उसे बाद में पूरा करें। तो कौन सा काम हमें करना चाहिए, एक उत्पादन कर्ता को कि कौन सी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए, कौन सी का नहीं करना चाहिए, इसके लिए पहले उसे अर्थव्यवस्था में देख लेना चाहिए कि किन किन चीजों की मांग है। क्योंकि जब ऐसी वस्तु का उत्पादन कर डालते हैं जिनकी बाजार में मांग है ही नहीं, तो आप ऐसी वस्तु का उत्पादन करके क्या प्रॉफिट कमाएं? तो हमें कार्य का चुनाव करने में कौन मदद करता है? हमारा इकोनॉमिक्स। उसके बाद में चौथा इसका फायदा अगर हम देखें, वो आंतरिक व विदेशी व्यापार को बढ़ावा। विदेशी व्यापार को बढ़ावा। इकोनॉमिक्स के अध्ययन द्वारा हम अपने आंतरिक और विदेशी दोनों व्यापारों को बढ़ावा दे सकते हैं। आंतरिक व्यापार जो एक देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आपस में होता है, चाहे वो दो जिलों के बीच हो सकता है, दो राज्यों के बीच हो सकता है। ऐसे अलग अलग स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार होते हैं हमारी आंतरिक व्यापार के अंदर। लेकिन विदेशी व्यापार में एक देश का व्यापार दूसरे देश के साथ होता है। अगर हम इस व्यापार को बढ़ावा देते हैं तो अपने लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। तो आंतरिक और विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? एक्सचेंज रेटें कैसे तय होती है? विदेशी विनिमय दरों के आधार पर हम अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए कौन सी वस्तुओं का निर्यात करें, कौन सी का आयात करें, इन सब बातों का निर्धारण करने में भी हमें कौन मदद करता है? हमारा अर्थशास्त्र। उसके बाद में इसका फायदा देखें तो हम सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना। पांचवा इसका फायदा है सामाजिक कल्याण करना। सामाजिक कल्याण। अर्थशास्त्र के अध्ययन के द्वारा ही सरकार क्या करती है? अपनी मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां लागू करती है, और इन मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों को लागू करके सरकार सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देती है। सामाजिक कल्याण तो तब अधिकतम होगा जब अर्थव्यवस्था से गरीबी मिट जाएगी, असमानताएं कम हो जाएगी, यहाँ हमने कहा कि सभी व्यक्तियों को रोजगार मिल जाएगा। तो इसके लिए सरकार क्या करती है? टैक्स भी लगाती है, सरकार व्यय भी करती है। तो किन चीजों पर अधिक टैक्स करना है, किन व्यक्तियों की आय पर अधिक कर लगाना है, किन पर कम लगाना है, कौन से क्षेत्रों पर सरकार अधिक व्यय करे जिससे अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार बढ़ जाए, उन सब बातों का निर्धारण करने में भी कौन मदद करता है? हमारी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन द्वारा हम अपने सामाजिक कल्याण को भी अधिकतम कर सकते हैं। और इसका लास्ट फायदा है सरकार को नीति निर्धारण में सहायक। छठा फायदा है सरकारी नीति निर्धारण। सरकारी नीति निर्धारण सहायक। नीति निर्धारण सरकार कौन कौन सी नीतियां बनाती है? करारोपण से संबंधित और विदेशी व्यापार से संबंधित, या हम यूँ कहें व्यय से संबंधित, कितने व्यय करने, कितने टैक्स लेने, कितने कर लगाने, उनसे रिलेटेड जो भी बातें उसका निर्धारण करने में हमें कौन मदद करता है? हमारा अर्थशास्त्र। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि इकोनॉमिक्स की प्रकृति कैसी है, विज्ञान या कला, और इस विषय को यदि हम पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए फायदेमंद कैसे है। एक उपभोक्ता को संतुष्टि दिला सकता है, ये उत्पादक को अधिकतम उत्पादन करने की प्रेरणा दे सकता है, किसी व्यक्ति को वस्तुओं और प्रोजेक्ट्स का चुनाव करने में मदद करता है। ये आंतरिक और विदेशी व्यापार को हम इसकी सहायता से बढ़ा सकते हैं,
और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दे सकते हैं। सामाजिक कल्याण तो तभी अधिकतम होगा जब गरीबी, बेरोजगारी, असमानताएं खत्म हो जाएगी। और लास्ट इसका मतलब है सरकार को अपनी करारोपण, सार्वजनिक व्यय और विदेशी व्यापार नीति निर्धारित करने में भी इकोनॉमिक्स मदद करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।